दुष्यंत कुमार ने एक लाइन कहा था, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले हम कहीं उम्र भर के लिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह। 2017 में उत्तर प्रदेश के जब नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो पूरे मुख्यमंत्री भवन में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव कराया जाता है। सीएम आवास के शुद्धिकरण के लिए गोरखपुर से 7 पुरोहित लखनऊ पहुंच गए हैं। अगर न्यूज चैनल्स की माने तो यह शुद्धिकरण था। अब शुद्धिकरण मुझे ये नहीं पता इस चीज़ का था कि इससे पहले दलित गवर्नमेंट और उसके बाद ओबीसी गवर्नमेंट रही थी या फिर कोई और मामला था इसके बीच में। फिलहाल छोड़िए, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे, क्या अखिलेश यादव सरकार की नैया पार होगी, मायावती का क्या हाल है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में और कांग्रेस की कौन सी भूमिका हो सकती है अब की बार आने वाले 2022 के चुनाव में। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होकर जाता है। एक कहावत और भी ज़्यादा फेमस हो गया 2017 के इलेक्शन में, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत अधिक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि सेंट्रल में बैठे हुए गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करती है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता था, इसीलिए शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ा। अब दोस्तों, जानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। आज की वीडियो में हम कुछ डेटाज देखेंगे। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रीवियस और साथ ही साथ अभी की गवर्नमेंट का क्या काम रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके बल पर चुनाव लड़ने जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अगर भाजपा की बात की जाए तो लगभग इसके 4.5 साल पूरे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, और चिल्ला कर कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में कहा जाएगा और बताया जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता को। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया और प्रचार किया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने इन सब विषयों में बढ़िया किया है और उत्तर प्रदेश को आगे ले गए हैं। इसमें से दोस्तों पहला विषय हो जाता है राम मंदिर। भले ही यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा हो राम मंदिर बनाने का, लेकिन इसको भी कोई दरकिनार नहीं कर सकता कि भाजपा का योगदान नहीं रहा है राम मंदिर बनवाने के लिए। ये चीज़ जनता को भी पता है और अपोजिशन पार्टी को भी पता है, और राम मंदिर का वोट अब की बार इफेक्ट जरूर करेगा 2022 के चुनाव को। दूसरा जो बड़ा मुद्दा होने वाला है भाजपा की सरकार की तरफ से, वो ये है कि उत्तर प्रदेश को स्टेट जीडीपी में सेकंड नंबर ले जाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन आपके चौंकने से पहले हम यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है एग्रीकल्चर का। कोविड-19 के पहले वेव के बाद भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से कुछ राज्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। कुछ ऐसे राज्य थे जिनकी जीडीपी अधिकतर चलती थी इंडस्ट्रीज से, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, और लॉकडाउन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर उतनी बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ। एक तरफ जहां पर गुजरात और महाराष्ट्र की जीडीपी लगातार गिरती चली गई क्योंकि इनकम कम हो गया था इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की वजह से इसकी जीडीपी बराबर रही। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी सेकंड नंबर पर आ गई। इसके साथ साथ प्रीवियस गवर्नमेंट और साथ ही साथ अभी के भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उत्तर प्रदेश को सेकंड नंबर पर जीडीपी के रूप में ले जाने के लिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में चिल्ला कर प्रचार किया जाएगा भाजपा के द्वारा, वो है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन किया गया अच्छे से। अब ये चीज़ कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसका नहीं पता, लेकिन यह 100% कन्फर्म है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इन बातों को ज़रूर उठाएंगी कि योगी सरकार में पुलिस वालों पर हमले बढ़े हैं। इसके साथ कुछ रेप के केस, जैसे हाथरस का केस जहां पर डेड बॉडी को ही पुलिस के द्वारा जला दिया गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म हो सकता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। फिर भी इनका जो मेन मुद्दा होगा वो राम मंदिर, जीडीपी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही घूमेगा। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो हमेशा की तरह वो एग्जाम्पल लेंगे इससे प्रीवियस टाइम पे उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उसमें उन्होंने कौन कौन से काम किए। पहला इंपॉर्टेंट काम वो जरूर गिनाएंगे
कि 2.5 लाख से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया उत्तर प्रदेश में। इसके साथ फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया उत्तर प्रदेश की जनता को, जो 24 घंटे मुफ्त रूप से जनता की मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। इसके साथ तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि अखिलेश यादव डायल 100 की बात करें। ये अखिलेश यादव द्वारा चलाई गई एक ऐसी सुविधा थी जहां पर घटनास्थल पर पुलिस कुछ मिनट्स के अंदर ही पहुंच जाती है। छात्रों को फ्री लैपटॉप्स बांटे गए, उसका भी श्रेय जाता अखिलेश यादव को। और इसके साथ उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाने वाली भी सरकार अखिलेश यादव की ही है। दोस्तों, अखिलेश यादव अपने इन डेवलपमेंट्स के साथ यह भी शो करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के 5 साल और उनके 5 साल में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। और इसके साथ अपने मैनिफेस्टो यानी कि अपने घोषणा पत्र में कुछ नए विषय भी दिखाएंगे जनता को और बताएंगे कि आने वाले 5 सालों में वो क्या करने वाले हैं। ऐसे ही दोस्तों, भाजपा भी शो करेगी कि आने वाले 5 सालों में क्या करने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए वो। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालात बहुत बेकार है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर कांटे की टक्कर हो जाएगी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में। कुछ और बोलने से पहले ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स डायरेक्टली कास्ट बेस्ड होती है। बिना जात की बात किए तो उत्तर प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलता। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे दूर रह सकती हैं जातियों को अपनी तरफ खींचने में। मायावती लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं अगर मायावती के मेन वोटर्स यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्य सपोर्टर्स हैं उनको खींचने का कोशिश कर रही है बीजेपी। ये सब देखते हुए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि आपको पता ही है कि केंद्र सरकार फ्री राशन बांट रही है। इसके साथ दोस्तों मुफ्त में आवास दिए गए हैं जो गरीबों को। उसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रहे कि सरकार भले ही राशन को फ्री कर दे रही, भले ही गरीबों को छत दे रही है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए सब्जी के दाम, बढ़ते हुए खाने के तेल का दाम, बढ़ता हुआ डीजल, पेट्रोल और साथ ही साथ बिजली का दाम इन्हीं लोअर कास्ट गरीब लोगों को पीछे ढकेल रहा है। तो दोस्तों डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि फ्री राशन जो बांटा जा रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा ही भाजपा को। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इसके अधिकतर जो सपोर्टर्स हैं वो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं। और ये अपर कास्ट हिंदूज़ प्रभावित करते हैं अपने आसपास के लोगों को। उच्च जाति होने की वजह से अधिकतर जो निम्न जाति के लोग हैं इनकी बात मानते हैं अपने गांव में। और इस वजह से सिर्फ अपर कास्ट ही नहीं बल्कि लोअर कास्ट भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं भाजपा की तरफ। लेकिन दोस्तों ये रूल हर बार काम नहीं करता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एम्प्लॉयमेंट की। और बढ़ती हुई महंगाई इस अपर कास्ट हिंदू को भाजपा से जोड़ पाएगा या नहीं जोड़ पाएगा, यह भी आप सोचिएगा। वहीं अपर कास्ट ब्राह्मणों की बात की जाए तो लगातार वो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, क्योंकि अधिकतर ब्राह्मणों का मानना है कि यह सरकार बस ठाकुरों की सरकार बनकर रह गई है और चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है ब्राह्मणों को। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के वोट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो 2022 के चुनाव में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में। इसके साथ दोस्तों अपोजिट पार्टी जरूर बात करेंगी कोविड-19 के सेकंड वेव में हुई उत्तर प्रदेश की बदहाली के बारे में। योगी आदित्यनाथ ने सेकंड वेव में भले ही अल्टीमेटम जारी कर रखा हो कि जो भी अफवाहों पर बात करेगा उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा और उसका फ़ोटो लगा दिया जाएगा लखनऊ की गलियों में। लेकिन दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ भी इन मौतों को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ही पार्टी के एमएलए और साथ ही साथ एमपीज़ ने उनको खत लिख कर बताया कि उत्तर प्रदेश में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार जानें जा रही हैं। शायद उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से पहली बार हर गांव से 100 उठ रहे थे और गंगा में बहे हुए 100 भी अब की बार 2022 के चुनाव को इफेक्ट करने वाली हैं। लाख प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि कोरोना टाइम में उन्होंने सबसे अच्छा किया, और जिनके घर से जान गया है वो शायद उन ट्वीट्स को अच्छे तरीके से पढ़ ना पाए। इसके साथ दोस्तों कुछ और भी मुद्दे हैं जो इफेक्ट करने वाली हैं 2022 के चुनाव को। किसानों की नाराज़गी, जो गन्ना उन्होंने बेचा है उसका प्रॉपरली भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ डीजल और बिजली के दाम बढ़ने की वजह से किसान अपने खेत को अच्छे तरीके से सींच नहीं पा रहे हैं और लगातार चल रहे किसान आंदोलन अब की बार योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बनकर बज रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अब की बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।
क्योंकि शायद 2017 के इलेक्शंस में उनको यह चीज़ रियलाइज हो गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चलती नहीं है, बसपा के वोटर्स लिमिटेड होते जा रहे हैं। यही सब देखते हुए अखिलेश यादव ने किनारा कस लिया अब की बार आने वाले इलेक्शन के लिए। दोस्तों 2017 में भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं था, सिर्फ एक ही ब्रांड दिखाई दे रहा था, वो खुद ही थे नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस की लगातार लूट और अन्ना हजारे के अनशन ने नरेंद्र मोदी को एक रास्ता दे दिया सड़क से संसद की ओर तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में एक आक्रोश था और इसका खूब फायदा उठाया गया भाजपा की सरकार द्वारा। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उनकी लहर बहुत खतरनाक तरीके से भारत में बही और इसी का फायदा हुआ उसी के 2.5 साल बाद होने वाले 2017 के इलेक्शन में। और 2017 में भाजपा की इस तरीके से जीत हुई। लेकिन दोस्तों अब चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ खुद ही सामने आ गए हैं। अब यह मैटर करेगा कि इनके 5 सालों में इनका काम क्या रहता है, उस बेसिस पे जनता इनको पसंद करने वाली है। इसके साथ कुछ और मुद्दे जो हमने शुरू में आपको बताए वह भी इफेक्ट करने वाले हैं इस चुनाव को। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे 2021 में हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। इसमें सपा की बेशक जीत हुई, लेकिन सपा भी इतने अच्छी तरीके से नहीं जीता कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2022 में सपा की सरकार आएगी। और यह बात भी दोस्तों सही है कि अभी कुछ महीने रह गए हैं चुनाव आने में। तब तक पॉलिटिकल पार्टी जिस हिसाब से मेहनत करेंगी उस हिसाब से उनको फल भी मिलेगा। वरना यह उत्तर प्रदेश की जनता है, यहाँ पर ब्रांड्स आते हैं, लोग ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं और बाद में पैकेट को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को। इसके साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए हमारे साथ हम आपका स्वागत करते हैं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।